गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। इस आरएनए में आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बनता है आरएनए का, और इसके जो विभिन्न प्रकार के टाइप्स हैं उसको हम लोग आज जो है जानेंगे। इसके पहले हम लोग डीएनए पढ़ चुके हैं, तो उस पर हमने न्यूक्लिक एसिड उसके पहले पढ़ा था। न्यूक्लिक एसिड में विभिन्न प्रकार के जो भी उसमें नाइट्रोजन बेस होते हैं, डीऑक्सीराइबोज या राइबोस शुगर है, फास्फोरिक एसिड, इसके बारे में बता दिया गया है। तो उसी प्रकार से जो आरएनए होता है, उस आरएनए का भी जो निर्माण होता है, यह भी जो है तीन प्रकार के पदार्थों से मिलकर के बना होता है। एक होता है राइबोस शुगर, जिसका फार्मूला होता है C5H10O5। दूसरा होता है फास्फोरिक एसिड, इसे जो है H3PO4 के रूप में व्यक्त करते हैं। तीसरा होता है नाइट्रोजस बेस, कोई नाइट्रोजनीय नाइट्रोजस बेस। दो प्रकार का इसको बताए थे, एक होता है प्यूरीन, और प्यूरीन भी जो होता है दो प्रकार का होता है, एक एडेनिन और दूसरा ग्वानिन। दूसरा होता है पिरिमिडीन। अगर आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए में भी जो है दो प्रकार के पिरिमिडीन होते हैं, जैसे डीएनए में दो प्रकार के थे। यहां पर पिरिमिडीन थोड़ा सा अंतर रहता है। इसमें जो है एक साइटोसिन होता है, और दूसरा जो है थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो इस प्रकार चार प्रकार के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। इस चार प्रकार के नाइट्रोजन बेस में से कोई एक बेस आकर के जुड़ करके जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड का निर्माण करेगा। लेकिन कैसे करेगा? क्योंकि इसकी भी इकाई जो है, इसमें दो प्रकार के, न्यूक्लियोसाइड होता है और दूसरा न्यूक्लियोटाइड होता है। तो न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं उसको देख लेंगे। इसको हम लोग राइबोसाइड के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियोसाइड में जैसे मान लेते हैं, ये एक हो गया राइबोस शुगर, ये OH ऊपर, OH दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर OH नीचे, चौथा H और पांचवा CH2OH। ये तो बन गया हमारा जो है राइबोस शुगर। इस राइबोस शुगर से यदि कोई इन चारों में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन या यूरेसिल, इसमें से कोई एक आकर के समाक्षर यदि जुड़ता है, मान लेते एग्जाम्पल ले लेते हैं यूरेसिल का। यूरेसिल आकर के जुड़ा है, इसके पहले नंबर के नाइट्रोजन पर हाइड्रोजन होता है। अगर ये यूरेसिल है तो इस पर जो है कीटोन ग्रुप, यहां कीटोन ग्रुप होगा। तो ये यहां पर जुड़ करके हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आपस में जुड़ेगा और जल का एक अणु यहां पर मुक्त हो जाएगा। सेम वही चीज बनेगा, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और इससे जो बनकर क्या उसको कहेंगे हम यहां पर जो है राइबोसाइड या न्यूक्लियोसाइड। दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाना, यानी जिसकी जो कह सकते हैं यूनिट होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की, उसमें जो कोई भी एक जो फास्फोरिक एसिड है, वो फास्फोरिक एसिड आकर के यहां पर जो है जुड़ता है। अब इसका जो हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोक्सिल ये भी जुड़ता है, और यहां पर +H2O बाहर निकल जाता है और यहां फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाता है। तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम कहेंगे राइबोटाइड, जिसको हम कह सकते हैं राइबोटाइड। ऐसे दूसरा भी जुड़ेगा, इस तरह से लंबी श्रृंखला तीसरे वाले कार्बन से जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला बनेगा। यानी इसका डायरेक्शन कैसा होगा बनने का, 5x3 इन डायरेक्शन में ही आरएनए यानी राइबोन्यूक्लियोटाइड का निर्माण होता है। तो ये संरचना जो थी सेम है डीएनए की भांति होते हैं, बस अंतर क्या है, ये एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, जबकि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। सिंथेसिस यानी फॉर्मेशन जो होता है 5x3 डायरेक्शन में ही होता है। तो ये था आरएनए की बात। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आरएनए की। देखिए, जो आरएनए होता है, अगर इसके टाइप्स की बात किया जाए तो जो आरएनए है, ये आरएनए मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं राइबोसोमल आरएनए। देखिए, ऐसा नहीं केवल तीन प्रकार के हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन यहां पर जो प्रायतः प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेने वाले आरएनए को बताया जाता है।
तो प्रोटीन संश्लेषण में 3 प्रकार के आरएनए भाग लेते हैं, इसके अलावा भी अन्य आरएनए भी पाए जाते हैं, जैसे कैटेलिटिक आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड आरएनए, जेनेटिक आरएनए। अभी उसके बारे में बात करेंगे बाद में। अभी जो प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेने वाले 3 प्रमुख आरएनए होते हैं उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला इसमें होता है राइबोसोमल आरएनए, जिसको कहा जाता है आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए को कहा जाता है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो सबसे अधिक मात्रा में, यानी अगर कोशिका में बात किया जाए तो कोशिका में लगभग 80 से 90% जो भाग होता है, 80 से 90% जो आरएनए होता है वो इसी में होते हैं। ठीक, तो आरआरएनए जो होता है वो 80 से 90% भाग जो है कोशिका में पाया जाता है। और ये राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये आरएनए राइबोसोम, जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम की बात किया जाए, राइबोसोम ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फ्रेमवर्क का काम करता है प्रोटीन का। ठीक है, तो इसको हम जो है प्रोटीन ऑफ फ्रेम वो क्या कह सकते हैं कि फ्रेमवर्क ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटीन का एक जो है फ्रेमवर्क बनाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण इसी राइबोसोम के स्थल मंचों पर होता है, इसी के एक्टिव साइट पर जो है, राइबोसोम के एक्टिव साइट पर जो है यहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण का स्थल होता है राइबोसोम। अभी जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में यह जो है प्रेजेंस होता है। प्रोकैरियोट्स में इसकी मात्रा जो होती है 15,000 से लेकर के जो है लगभग 75,000 तक इसकी संख्या जो है होती है मॉलिक्यूल्स की, और यूकैरियोट्स में इसकी संख्या लाखों में जो है चली जाती है। तो ये यहाँ पर राइबोसोम दोनों कोशिकाओं पाई जाती है, प्रोकैरियोट्स में पाई जाती है, यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। अगर राइबोसोम की बात करें तो 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम की अगर बात करें 2 प्रकार के, एक 70s टाइप का राइबोसोम होता है और दूसरा 80s टाइप का राइबोसोम होता है। अगर ये एस की बात किया जाए, एस क्या होता है, तो एस जो होता है ये अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, यानी अवसादन गुणांक की दर है, जिसको मापा किस में जाता है, इस मापा जाता है स्वेडबर्ग यूनिट में, स्वेडबर्ग यूनिट में, जिसे हम एस के नाम से डिनोट करते हैं। तो एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता, उसी में जो है इसको डाल करके मापा जाता है। बहुत तेज रोटेट करने वाली एक जो है मशीन होती है, और वो जो उसमें बहुत सारी नलिकाएं होती है, तो जिस नलिका पर जो राइबोसोम जाकर के बैठता है, फिट होता है, वही उसकी जो है माप होती है। तो 70s या 80, 70s में भी 2 प्रकार के सब यूनिट होते हैं, 30s और 50s होता है। 80s में 40s और 60s का जो है सब यूनिट पाए जाते हैं। दोनों सब यूनिट आपस में मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में जुड़े, तो ध्यान रखना मैग्नीशियम आयन की उपस्थिति में दोनों सब यूनिट जुड़े होते हैं। जब राइबोसोम आएगा उसको डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे। तो 70s होता है, कहां पाया जाता है, तो 70s जो होता है प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। ध्यान रखिए प्रोकैरियोट सेल में पाया जाता है। इसके अलावा यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है, लेकिन यूकैरियोट्स में कहां पाया जाता है, ये यूकैरियोट्स में जो है, अगर जैसे मान लीजिए एनिमल है, एनिमल सेल है, तो उसके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, उसके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और अगर प्लांट है तो प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया और इसके साथ में प्लास्टिड में जो है ये पाया जाता है। तो राइबोसोम कहां पर 70s वाला पाया जाता है, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, और दूसरा जो है यूकैरियोटिक सेल्स के जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है उसमें भी प्रेजेंट होता है 70s टाइप का राइबोसोम। 80s वाला बात करें तो 80s जो होता है ये यूकैरियोट सेल में जो है पाए जाते हैं। तो ये यूकैरियोट सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में जो है ये पाया जाता है। तो ये 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, 70s और 80s। मैंने पहले बता दिया जो राइबोसोम होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कैसे होता है, ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण स्थल जो होता है इसी के पास होता है, इसी राइबोसोम के पास होता है। तो जो आरआरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है, ये आरआरएनए का अधिकांश भाग, जो आरआरएनए है, अगर इसकी बात करें इसका अधिकांश भाग जो होता है, इसे मान लेते हैं, तो ये जो है बना होता है 2 चीजों से, एक राइबोसोम से बना और दूसरा प्रोटीन से बना होता है। एक राइबोसोम से बना और दूसरा जो है प्रोटीन से मिलकर के बना होता है।
इसमें लगभग जो है 65% जो भाग होता है किसी भी राइबोसोम में, अगर राइबोसोम की हम बात करें यहां पर, ठीक है, जो राइबोसोम होता है, अगर इस राइबोसोम की बात किया जाए तो राइबोसोम का लगभग जो है 65% भाग जो होता है वो आरआरएनए का बना होता है, और जो उसका 35% भाग होता है वो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो राइबोसोम होता है वो राइबोसोम का 65% भाग आरआरएनए का और 35% भाग जो होता है वो यहाँ पर प्रोटीन का बना होता है। अब यहाँ पर फिर जो 70s और 80s टाइप के राइबोसोम है, ठीक है, 70s और 80s टाइप का जो राइबोसोम है, अगर उसकी बात किया जाए तो थोड़ा समझ लेंगे। जैसे 70s जो राइबोसोम है, ये 70s राइबोसोम जो होता है, ये इसमें जो प्रोटीन होता है 55 मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के होते हैं। प्रोटीन के जो है ये 55 अणु से मिलकर के बने होते हैं, और 3 प्रकार के यहां पर जो है आरआरएनए होते हैं। 3 प्रकार के आरआरएनए यहां पर होते हैं। पहला जो आरआरएनए होता है वो 5s होता है। जो 5s होता है वो कुल 120 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट अब चल रहा टॉपिक, क्योंकि नीट के अकॉर्डिंग बहुत ही जो है नीट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहा है। 5s आरएनए जो होता है, 5s आरएनए वो 120 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। जो भी हम चल रहे 70s राइबोसोम में, ये भी ध्यान देना, 70s राइबोसोम में 55 अणु जो होते हैं वो प्रोटीन के होते हैं, और 3 प्रकार के आरआरएनए होते हैं। 3 प्रकार के आरआरएनए इसमें पाए जाते हैं। तो ये यहाँ पर पहला 5s जो कि 120 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। दूसरा 16s, जो 16s होता है, इसकी हम लोग बात करते हैं 1542, यानी कि 1542 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। और तीसरा इसमें होता है 23s आरआरएनए। जो 23s आरआरएनए होता है, इसकी भी अगर मात्रा कहे तो 2904, यानी कि 2904 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है ये आरआरएनए, ये ध्यान रखना। और दूसरा जो होता है 80s आरआरएनए की, अगर हम बात 80s राइबोसोम की बात करें तो 80s जो राइबोसोम होता है इसमें 82 अणु प्रोटीन के होते हैं, 82 अणु प्रोटीन का होता है। और इसमें अगर आरआरएनए की बात किया जाए तो इसमें आरआरएनए 4 प्रकार के होते हैं। आरआरएनए 4 प्रकार के होते हैं, ये ध्यान देना। 5s आरआरएनए जो कि पहले बता चुका है कि 120 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बने होते हैं। 5s आरआरएनए दोनों में पाए जाते हैं, बढ़िया याद रखना हमेशा कि 5s आरआरएनए 70s और 80s दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। उसके बाद दूसरा होता है 5.8s आरआरएनए जो कि कुल 160 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। 5.8s आरआरएनए 160 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। फिर उसके बाद 18s आरआरएनए होता है जो 1874 जो है न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है, 174। और एक होता है अंतिम जो है 28s आरएनए। 28s आरएनए जो 4718 4718 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बना होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि इसमें 3 प्रकार के आरएनए होते हैं 70s में, 5s, 16s, 23। 80s में 4 प्रकार के होते हैं, 5s, 5.8s, 18s एंड 28s आरएनए होता है। उसको न्यूक्लियोटाइड की संख्या यहाँ पर दे दी गई है। तो ये होता है जो राइबोसोमल आरएनए में उपस्थित राइबोसोम। ये राइबोसोमल आरएनए करता क्या, ये राइबोसोम पहले बताया, राइबोसोमल आरएनए एक जो है जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के संश्लेषण का एक मंच प्रदान करता है, एक एक्टिव साइट देने का कार्य करता है, यानी कि वहां निर्माण स्थल का कार्य करता है राइबोसोम, इसलिए उसको कहता है राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। तो ये था, इसमें सबसे अधिक मात्रा राइबोसोमल आरएनए की पाई जाती है कोशिकाओं में। दूसरा इसमें आता है, जो पहला हो गया राइबोसोमल आरएनए, दूसरा इसमें होता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए जिसको हम कह सकते हैं एमआरएनए।
मैसेंजर आरएनए की अगर हम लोग बात किया जाए, मैसेंजर आरएनए जो होता है इसको संदेश वाहक आरएनए कहते हैं। इसका निर्माण यानी इसका जो निर्माण था वो केंद्रक के अंदर डीएनए के टेम्पलेट सेगमेंट पर होता है, डीएनए के सांचे सूत्र पर होता है, डीएनए से ही होता है, डीएनए के सांचे सूत्र पर एमआरएनए का संश्लेषण होता है। एमआरएनए क्या करता है, यह डीएनए से प्राप्त आदेशों को, जो डीएनए से आदेश होता है उस डीएनए से आदेशों को प्राप्त कर उसको साइटोसोल यानी कोशिका द्रव में लाता है और वहां पर जो है इस पर जो है राइबोसोम जुड़ करके आरएनए बनता है, यानी उसी के अनुरूप प्रोटीन संश्लेषण करता है। डीएनए से जो आदेश प्राप्त करता है उसी के अनुरूप प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है कौन, मैसेंजर आरएनए, यानी इसलिए इसका नाम है दूतवाहक संदेश देता है। ये संदेश को यानी कि जो डीएनए से प्राप्त आदेश है उसको उठा करके साइटोसोल में भेजता है और उसी के अनुरूप जो है वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये यहाँ पर मैसेंजर आरएनए होता है। मैसेंजर आरएनए की मात्रा बहुत ही कम होती है, ये कुल जो है कोशिका में 3 से 5% ही इसकी मात्रा होती है। जो मैसेंजर आरएनए होता है इसका जो नामकरण किया गया था, इसका नॉमिनेशन जो है, ये जो नाम है या टर्म है, टर्म गिवन बाय इसे जैकब एंड मोनोड ने दिया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैकब एंड मोनोड ने जो है सबसे पहले एमआरएनए शब्द का प्रयोग यानी मैसेंजर आरएनए शब्द का प्रयोग किए थे। तो ये था मैसेंजर आरएनए जिसे हम संदेश वाहक आरएनए कहते हैं, डीएनए से प्राप्त आदेशों के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। तीसरा आते हैं, तीसरा थोड़ा सा और बड़ा है, टीआरएनए। अब इसको हटा देते हैं। देखिए टीआरएनए होता है जिसे हम लोग ट्रांसफर आरएनए कहते हैं। तीसरा ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। देखिए टीआरएनए होता है, इससे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सॉल्युबल आरएनए। इसे एक और नाम से जानते हैं सॉल्युबल आरएनए। क्यों? क्योंकि यह घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, यह घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, इसका नाम रखा गया सॉल्युबल आरएनए इसको कहते हैं। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो लगभग जो है यह जो है 10 से 16% जो है यह कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए। अगर बात करें सबसे छोटा आरएनए ही होता है, ट्रांसफर आरएनए जो होता है सभी आरएनए में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट आरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए का जो मॉडल होता है इसमें कुछ लूप बन करके जो इसकी टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है वो लूप युक्त होता है, जिसके लूप के बारे में सबसे पहले जो है रॉबर्ट होले ने बताया। रॉबर्ट होले ने सबसे पहले एक मॉडल प्रस्तुत किया टीआरएनए का, क्लोवर लीफ मॉडल। क्लोवर लीफ मॉडल, क्लोवर जो होता है, क्लोवर ये पौधे का नाम है जो कि जो इसमें क्या नाम है लेग्यूमिनोसी फैमिली से संबंधित होता है। तो क्लोवर लीफ मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया रॉबर्ट होले ने। इन्होंने क्या कहा कि जो टीआरएनए होता है उस टीआरएनए में कुछ लूप भी बन जाते हैं। जो टीआरएनए का सबसे जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है उसमें लूप बन जाते हैं और कुल 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन एक अन्य लंब बन जाने के कारण जो है 5 भुजाएं वहां दिखाई पड़ती हैं। तो कैसा होता है उसको देखेंगे। इसकी कुछ इस प्रकार संरचना होती है, ये जी, तो ये 5 इंड होता है और ये 3 इंड। इसी 3 इंड पर जो साइटोसिन एडेनिन पाया जाता है, ध्यान रखिए 3 इंड पर साइटोसिन एडेनिन प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर आर्म। इसको नाम दिया गया एक्सेप्टर आर्म, इसको कहा जाता है एक्सेप्टर आर्म। इस साइड वाले को कहा जाता है डीएचयू आर्म, डीएचयू आर्म। इसको कहा जाता है एंटीकोडॉन आर्म, एंटीकोडॉन आर्म। इसको कहा जाता है टी साई सी आर्म, टी साई सी आर्म। और एक 5वां होता है लंप
या इसको लूप के नाम से भी जानते हैं, लूप भी लिख सकते हैं, लूप। इस तरह से जो है कुल यहां पर देख रहे हैं तो 4 वैसे मेन होते हैं, इसको लेकर के 5 जो है लूप यहां पर बनते हैं। एक्सेप्टर आर्म के हम सबसे पहले काम की बात करते हैं। एक्सेप्टर आर्म क्या होता है? एक्सेप्टर आर्म होता है 3 एंड। इसी से आकर के कोई एक अमीनो एसिड, कोई भी जो अमीनो एसिड होता है, अब ये अमीनो एसिड अगर इसको थोड़ा सा नीचे करें 5 एंड CCA, तो इसी पर आकर के जो उसका कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, और यहां पर एक कोई हम लिख देते हैं R समूह, यहां हाइड्रोजन, यहां H2। तो इसी कार्बोक्सिल ग्रुप जो होता है, इसका हाइड्रोजन इसी जो एडिनोसिन होता है, इसी 3 एंड पर उपस्थित जो एडिनोसिन है, उसी एडिनोसिन से आकर के यहां पर जुड़ जाता है। जुड़ने के लिए कोई एंजाइम चाहिए तभी जुड़ेगा। तो यहां पर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं tRNA अमीनो एसिड सिंथेटेज। tRNA अमीनो एसिड सिंथेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में कोई एक आकर के यहां पर जो है अमीनो एसिड जुड़ जाता है। तो यहां पर अब ये जुड़ करके अब जो भी वहां पर जुड़ेगा, जो भी उसका जो कोड होगा, उसी कोड के अनुरूप यहां पर एंटी कोडान जुड़ेंगे, भी इसके बारे में बात होगी। तो यहां पर जुड़ते हैं। यहां पर एनर्जी कहां से मिलती है? तो यहां पर एनर्जी GTP से मिलती है, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट से एनर्जी मिलती है। GTP के थ्रू जो है इसको एनर्जी मिलती है, और इसके द्वारा ये बॉन्डिंग करके जो है ये यहां पर जुड़ करके एक जो है tRNA जो बना है, तो एक विशेष प्रकार का कोई अमीनो एसिड tRNA यहां पर निर्माण हो गया। अब वो अमीनो एसिड जो भी हो, तो जो भी 20 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं, तो 20 प्रकार के जो है यहाँ पर एंजाइम जो होते हैं सबके अलग अलग। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ पर सपोज करते हैं मेथियोनिन आकर जुड़ गया, सपोज करते हैं मेथियोनिन आकर के जुड़ा है, मेथियोनिन अमीनो एसिड है, तो इनिशिएशन कोडान भी होता है, उसको लोग कहते हैं मेथियो। अभी जो उसको पढ़ेंगे हम लोग जो प्रोटीन संश्लेषण, तो मेथियोनिन अगर जुड़ा तो यहां पर नाम है मेट tRNA अमीनो एसिड सिंथेटेज नामक एंजाइम की उपस्थिति है। मेथियोनिन अमीनो एसिड का जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है वो tRNA के 3 एंड के उपस्थित एडिनोसिन के दूसरे या तीसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़ता है, और जुड़ करके यहां पर एक मेट tRNA का निर्माण कर लेता है। मेट tRNA यानी मेथियोनिन tRNA का निर्माण यहां पर हो जाता है। DHO आर्म जो आर्म होता है, इसका DHO मतलब डाई हाइड्रो यूरिडिन आर्म इसको कहते हैं, डाई हाइड्रो यूरिडिन आर्म। ये एक एंजाइमेटिक साइट होता है, ये एंजाइमेटिक साइट है, इससे एंजाइम आकर के जुड़ता है। और ये जो एंटीकोड आर्म होता है, ये एंटीकोड आर्म इसी अमीनो एसिड, जो भी अमीनो एसिड, जैसे मेथियोनिन हमने कहा कि यहाँ पर मेट tRNA मान लेते हैं, क्या है ये मान लिया जो है मेट tRNA है, तो इसका जो कोड होता है मेट tRNA का, मैंने मेथियोनिन का AUG होता है, तो उसका एंटी कोड यहां पर UAG, एक ट्रिपलेट कोडान, यानी कि जो उसके अनुरूप होगा वही आकर के यहां पर जो है जुड़ जाएगा। इसका कॉम्प्लीमेंट्री आकर के जुड़ेगा, इसमें एंटी कोड कहते हैं। मेट tRNA का AUG होता है, उसका अपोजिट UAG यहां पर आकर के जुड़ेगा, वो UAC। चौथा जो आर्म होता है उसको T-साई-C कहते हैं। जो साई मतलब होता है, साई मीन्स होता है स्यूडो यूरिडिन, स्यूडो यूरिडिन आर्म T-साई-C आर्म इसको कहते हैं। और एक पांचवा जो है लंप। ये T-साई-C आर्म होता है, यही जा करके जो है ये जो राइबोसोमल आरएनए है, उस राइबोसोमल आरएनए से जुड़ने वाला साइट होता है। तो ये आरएनए से जुड़ने वाला बाइंडिंग साइट होता है, आरएनए से जुड़ने वाला। तो ये था पूरा tRNA का क्लोवर लीफ मॉडल, जिसे रॉबर्ट हॉले ने जो है प्रस्तुत किए थे। ये तो पूरा था tRNA। tRNA का काम क्या होता है? tRNA ट्रांसफर कराता है, क्या कराता है? इसी अमीनो एसिड को ले जाता है कहां पर? राइबोसोमल आरएनए पर, जहां पर उपस्थित राइबोसोम उस जो अमीनो एसिड, उस अमीनो एसिड को आपस में जोड़ जोड़ करके, पेप्टाइड बॉन्ड से जोड़ जोड़ करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, तो प्रोटीन संश्लेषण भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा। यहां पर केवल आरएनए के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये 3 प्रकार के मेन आरएनए होते हैं,
आरएनए, एमआरएनए एंड टीआरएनए। कुछ अन्य प्रकार के भी आरएनए, हमने बताया कि कुछ अन्य प्रकार के भी आरएनए होते हैं। जैसे एक बात करें तो है जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए जो होता है, जैसे विषाणु की बात करें, वायरस, वायरस में क्या होता है, वायरस में या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों एक साथ कभी नहीं होता। वायरस को छोड़ करके और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ प्रेजेंट होता है। लेकिन वायरस की बात करें तो वायरस में केवल और केवल जो है या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। अब जिसमें आरएनए पाया जाएगा वो उसका जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। तो ऐसे आरएनए को हम लोग जेनेटिक आरएनए कहते हैं। एक और होता है स्मॉल न्यूक्लिएटेड आरएनए। स्मॉल न्यूक्लिएटेड आरएनए, आरएनए ये स्मॉल न्यूक्लिएटेड आरएनए होता है, बहुत छोटा सा आरएनए होता है। जब एमआरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए में, तो सबसे पहले जो बनता है वहां पर एक प्री एमआरएनए बनता है, जिसे हम हेट्रो न्यूक्लिएटेड आरएनए भी कहते हैं या उसको स्मॉल न्यूक्लिएटेड आरएनए कह सकते हैं। तो वो होता है स्मॉल न्यूक्लिएटेड आरएनए। इसके अलावा एक कैटालिटिक आरएनए होता है। कैटालिटिक आरएनए होता है, कैटालिटिक आरएनए। इसके बारे में सबसे पहले थॉमस सेक ने जो है वो थॉमस सेक और सिडनी अल्टमान ने सबसे पहले, थॉमस सेक एंड सिडनी अल्टमान थे, इन्होंने सबसे पहले जो है कुछ ऐसे आरएनए का पता लगाया जो कि एंजाइमेटिक नेचर के होते हैं। उसको नाम दिया राइबोजाइम। ये राइबोजाइम जो होता है पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज में काम करता है, जिसको हम लोग फिर प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। 28S आरएनए ही होता है। 28S आरएनए यही होता है, 28S आरएनए। और यही राइबोजाइम जो तो पेप्टिडिल ट्रांसफेरेज में काम करेगा। जब वहां पर जो उसके EPA साइट होता है, तो जो पेप्टिडल साइट होता है उससे पुनः A साइट पर प्रवेश करता है। तो उसके बाद हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस में करेंगे। तो ये राइबोजाइम, इतने प्रकार के अन्य प्रकार के राइबो जो आरएनए होता है। तो ये आरएनए मेन 3 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य आरएनए भी जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये पूरा टॉपिक जो था वो न्यूक्लिक एसिड का, इससे पहले पूरा पढ़ा गया डीएनए, आज पढ़ा दिया गया आरएनए। इस तरह से पूरा टॉपिक समाप्त होता है न्यूक्लिक एसिड का। अगले टॉपिक में हम लोग देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल्स में एंजाइम हम लोग आगे पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।